तो कल हम लोग बात कर रहे थे लूट। कह रहा था सब प्रकार की लूट या तो चोरी होगी और या उद्दापन होगा। ये फर्स्ट पैरा था कि सब प्रकार की चोरी में, सब प्रकार की लूट में या तो चोरी होगी या उद्दापन होगा। लेकिन यहीं ये भी समझ लेना चाहिए कि दुनिया में जितने लूट के संव्यवहार आज तक हुए हैं उनमें आप ठीक ठीक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि लूट का कौन सा हिस्सा चोरी द्वारा लूट बना और कौन सा हिस्सा उद्दापन द्वारा लूट बना। लूट का संव्यवहार जब चलता है तो उसमें कुछ चोरी द्वारा लूट होता है और कुछ उद्दापन द्वारा लूट होता है। ठीक है, आपने मृत्यु का भय दिखाया और परिणाम स्वरूप उद्दापित व्यक्ति ने वहीं पर अपने गहनों का परिधान आपको शुरू कर दिया, खुद उतार के देना शुरू कर दिया। लेकिन आप तो लुटेरे हैं, आपको तो पुलिस का डर भी है या अन्य लोगों का डर ये भी है, तो आपने और जल्दबाजी दिखाई है और वो चैन उतारता, अन्य कुछ गहने उसने उतार कर दिए भी, लेकिन वो चैन उतारता इससे पहले चैन आपने खींच ली। तो चैन जो खींची वो चोरी द्वारा लूट इस श्रेणी में आई। ठीक है, क्योंकि झपट मारी चोरी का ही रूप, और जो उसने खुद उतार कर दिए, ठीक है, ये संपत्ति का परिधान है। ठीक है, जो उद्दापन की डेफिनेशन में आएगा, क्योंकि उद्दापन की डेफिनेशन कह रही है कि जबकि आप किसी व्यक्ति को क्षति करने के भय में साक्ष्य डालते हैं, यानी क्षति कारित करने का ही भय आप में काम कर रहा है। ठीक है, साक्ष्य आपने डाला है, वो क्षति करने के भय में पड़ गया, ऐसी दशा नहीं है। या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति करने के भय में साक्ष्य डाल देते हैं और इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को बेईमानी से उत्प्रेरित करते हैं कि वह कोई संपत्ति, कोई मूल्यवान प्रतिभूति है या कोई मुद्रांकित या हस्ताक्षरित चीज जो मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, वो आपको या किसी अन्य को परिदत्त कर दे, तो इस डेफिनेशन में आपका काम आ गया, जो उसने अपने गहने मृत्यु का भय दिखाए जाने पर आपको दिए। तो इस संव्यवहार का यह भाग उद्दापन द्वारा लूट इसे कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, और जो आपने जल्दबाजी में चैन खींची ये चोरी द्वारा लूट इसे कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। ठीक है ना, तो चोरी द्वारा लूट और उद्दापन द्वारा लूट ये अलग अलग हो, यानी एक लूट पूरी की पूरी चोरी के द्वारा हो और एक लूट पूरी की पूरी उद्दापन के द्वारा हो, ऐसा हम ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं हो सकता, लेकिन सामान्यतः यह स्थिति दिखाई देती है कि कोई लूट का संव्यवहार हो उसमें कुछ हिस्सा चोरी द्वारा लूट का होता है और कुछ हिस्सा उद्दापन द्वारा लूट का होता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने चोरी द्वारा लूट की या उद्दापन द्वारा, हिंसा का तत्व ये तो मौजूद ही रहा चोरी करने में, और इसलिए आपका काम बेहतर तरीके से लूट की डेफिनेशन में आएगा। और उद्दापन वहां क्षति की धमकी तो होती है, लेकिन क्षति किसी भी प्रकार की हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी। तो अगर मानसिक या ख्याति संबंधी, ठीक है, यह अपहानिकारित की गई तो इसमें हिंसा का तत्व तो होता ही नहीं। हां, शारीरिक अपहानिकारित करने की धमकी दी गई, वो भी प्रत्यक्ष, तुरंत, तब हिंसा
का डर आदमी में, ठीक है, आता है, और तब उद्दापन लूट बनेगा। क्योंकि उद्दापन कब लूट बनेगा उसने डिफाइन किया है। तो लूट या तो चोरी है या उद्दापन है, कल ही आपसे चर्चा हुई थी। और फिर उद्दापन द्वारा अगर लूट हो रही है तो आवश्यक है कि जो अपराधी है उसे उद्दापित व्यक्ति के निकट संपर्क में होना ही चाहिए। अगर वो निकट संपर्क में नहीं है, प्रत्यक्ष संपर्क में हो, ये नहीं कहा, निकट संपर्क में हो, यानी पर्याप्त रूप से निकट हो, इतना कि उद्दापित व्यक्ति के मन में यह विश्वास युक्ति संगत रूप से आ सके कि ये जो धमकी दे रहा है उस धमकी पर ये अभी काम भी कर सकता है। अगर इस विश्वास को उत्पन्न करने के लिए अपराधी पर्याप्त रूप से निकट नहीं है तो फिर या तो उद्दापन का प्रयत्न यह घटित होगा और यह उद्दापन घटित होगा। कम से कम उद्दापन द्वारा लूट यह घटित नहीं हो सकती, क्योंकि उद्दापित व्यक्ति या तो संपत्ति देगा और या नहीं देगा। अगर उसने दे दी तो उद्दापन होगा, सिंपल। उद्दापन द्वारा लूट का कोई सवाल ही नहीं है। और संपत्ति नहीं दी तो फिर उद्दापन का प्रयत्न है। इससे अधिक कुछ भी नहीं हो सकता। और दृष्टांत इसके भी जरूर देख लें। और जहां तक दृष्टांत आपका, मेरा ख्याल है चौथा, ठीक है, हां ठीक है, चौथा घाखंड जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि वही हम कई बार आपको बता चुके हैं कि अभी झारखंड जे का पेपर हम देख रहे थे तो उसमें वो 25 साल पहले जो सवाल पूछे गए थे वही सारे के सारे रखे हैं। ठीक है, झारखंड का पेपर डाला गया तो हम देख रहे थे कि 25 साल पहले जो पेपर पूछा गया वही रखा हुआ है। इसीलिए तुम कहते हैं कि कानून की फील्ड में कुछ है ही नहीं। अगर आप जे और वो होना चाहते हैं तो कुछ है ही नहीं। तो याद कर लीजिए, 20-25 साल पुराने पेपर सब रट डालिए, हो गया, कहीं ना कहीं हो जाएगा, ये तय है। कि कौन मेहनत करे, वही के वही रखे हुए हैं, सीधे सीधे दृष्टांत रखे हुए हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है। हां, आपकी मजबूरी है कि आप किताब ही नहीं पढ़ते, ठीक है, तो आपके साथ दिक्कत है। अन्यथा सीधे सीधे यही दृष्टांत रखे होते हैं। तो आप देखेंगे, कहता का या को दबोच लेता है। दबोच लिया तो सदोष अवरोध, ये तो हो ही गया। क्योंकि सदोष अवरोध जब आप किसी को किसी एक दिशा में जिसमें उसे जाने का अधिकार है जाने से रोकते हैं तो आप अवरोध कर रहे हैं, ठीक है। और इस अवरोध को करने का आपको कानूनन हक यह हो सकता है। अगर आपने कानूनन हक जो आपको मिला हुआ है उसे रोकने का, उसका उपयोग किया तो आपने निर्दोष अवरोध किया है, अदरवाइज सदोष। अब चूंकि यहां, ठीक है, काको या को दबोच लेने का कोई कानूनन हक ये तो मिला नहीं, तो इसलिए इस अवरोध को सदोष माना जाएगा। कहता का या को दबोच लेता है और या के कपड़े में से या का धन और आभूषण या की सम्मति के बिना कपट पूर्वक निकाल लेता है। चोरी कर रहा है वो, ठीक है, और चूंकि चोरी करने के लिए उसने सदोष अवरोध कारित कर दिया, ठीक है, उसने दबोचा क्यों है? ताकि वो उसके कपड़ों में से थैली निकाल सके। तो चोरी करने के लिए, ये चोरी करने में उसने सदोष अवरोध किया है। पहले तो दबोचा तो चोरी करने के लिए किया, और फिर दबोचे उसने थैली निकाली है, तो चोरी करने में भी उसने सदोष अवरोध किया है। तो यहां हिंसा का तत्व तो आ गया दबोचने में। तो कहता है यहां का ने चोरी की है और वह चोरी करने के लिए स्वेच्छा या का सदोष अवरोध कारित करता है, इसलिए का ने लूट की है, ठीक है। क्योंकि अगर सदोष अवरोध न करता वैसे ही चुरा था,
तो सिंपल चोरी का मामला था, लेकिन उसने सदोष अवरोध करके और फिर चोरी की, इसलिए मामला लूट का बनेगा। और ये दृष्टांत बिल्कुल ठीक से समझ लेने चाहिए, क्योंकि ये आपको ऐसे के ऐसे ही रखे मिलेंगे। कोई मेहनत नहीं करता है कानून की फील्ड में, जो भी एग्जामिनर्स हैं वो सीधे सीधे दृष्टांत बनाते हैं। और उसका एक और कारण होता है कि सीधे सीधे दृष्टांत न रखो, अपनी बुद्धि का उपयोग करो, और बाद में कहीं गलत निकल जाए तो उठा के एग्जामिनरशिप भी चैलेंज हो जाए। तो जो 4 पैसे कमा रहे हैं बेचारे पेपर सेट करके, वो भी गए। तो रिस्क की क्यों लो? ठीक है, सीधे सीधे डिसाइडेड केस ला, जो डिसाइडेड केस ला है और खूब प्रसिद्ध हैं, उन्हीं के फैक्ट उठाकर प्रॉब्लम बना दो, क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है, और जो डिसाइड कर रखा वही माना जाएगा। और या फिर सीधे सीधे दृष्टांत रख दो। इसलिए दृष्टांत आप खूब ठीक से देख लें, याद कर लें, और साथ ही साथ दृष्टांत सेक्शन को समझने में सहायक ये भी होता है। तो विधायिका की बात है, विधायिका ने बनाई इसीलिए उसे। तो दृष्टांत बेहद उपयोगी है, इसलिए उसको पढ़ना जरूर चाहिए। आगे कहता है, का याको राजमार्ग पर मिलता है, एक पिस्तौल दिखलाता है और या की थैली मांगता है। तो मृत्यु का भय या उपहति का भय यह कारित कर रहा है। ठीक है, परिणाम स्वरूप या अपनी थैली देता है, अब वो खुद दे रहा है। जब खुद दे रहा तो चोरी का तो हो ही नहीं सकता। चोरी और उद्दापन, इसके बीच फर्क ही यही है कि वहां सिर्फ जंगम संपत्ति, यहां जंगम और स्थावर कोई भी संपत्ति है, और वहां संपत्ति का हटाना स्वयं अपराधी द्वारा कारित किया जाएगा, और यहां उद्दापित व्यक्ति यानी पीड़ित स्वयं संपत्ति देगा। हिंसा का तत्व वहां अनुपस्थित होता है, यहां हिंसा का तत्व होता है। ये मुख्य अंतर है। तो आपका कहता है परिणाम स्वरूप यह अपनी थैली देता है। यहां काने या को तत्काल उपाधि का भय दिखलाकर थैली उद्दापित की है, और तदनुसार और उद्दापन करते समय वह उसकी उपस्थिति में भी है। अतः काने लूट किए, क्योंकि उद्दापन द्वारा लूट में प्रत्यक्ष उपस्थिति यह होनी चाहिए। प्रत्यक्ष उपस्थिति जरूरी नहीं, बल्कि निकटता, पर्याप्त रूप से निकटता यह जरूरी है। तो यहां पर्याप्त निकटता है। कहता है कि का राजमार्ग पर या और या के बालक से मिलता है। ठीक है, अब चूंकि या का बालक है तो बालक से या का संबंध ऐसा है कि अगर बालक के वेलबींग को, बालक की कुशलता को, ठीक है, क्षति के भय में डाला जाएगा, बालक की कुशलता को संदेह में डालने वाला कोई भी काम किया जाएगा, तो उसका प्रभाव, ठीक है, या पर दिखना ही है। तो भले ही या को धमकी ना दी जाए, क्षति की धमकी या के बालक को दी जाए, तो भी वो बेईमानी से उत्प्रेरित हो ही जाएगा कि वो इस प्रकार क्षति की धमकी देने वाले व्यक्ति की इच्छा के अनुसार काम करे। तो इसलिए यहां कहेगा का राजमार्ग पर या और या के बालक से मिलता है, का उस बालक को पकड़ लेता है और यह धमकी देता है कि यदि या उसे अपनी थैली नहीं परिदत्त कर देता है तो वह उस बालक को कगार से नीचे फेंक देगा। ठीक है, प्रत्यक्ष संपर्क में भी है। ठीक है, बालक को उसने पकड़ लिया, वहीं जब बालक को पकड़ ही लिया है तो अपनी धमकी पर काम कर भी सकता है और मृत्यु की धमकी दे रहा है। परिणाम स्वरूप यह अपनी थैली परिदत्त कर देता है। यह भी उद्दापन द्वारा लूट का उदाहरण है। यहां काने या को यह भय कारित करके कि वह उस बालक को जो वहां उपस्थित है तत्काल उपहति करेगा, या से उसकी थैली उद्दापित की है, इससे काने लूट की। अब घाखंड में वो प्रत्यक्ष या को कोई धमकी नहीं देगा,
उसके बालक को धमकी देगा, और बालक घर पे है, बालक वहां नहीं है, इसलिए वो अपनी धमकी पर तत्काल काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो बालक जिसके संबंध में वो धमकी दे रहा है वो घर पे है। तो फिर अगर या इस डर से कि वो घर पर जो उसका बालक उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे, कोई संपत्ति इसे परित्यक्त करता है, तो ये सिंपल उद्दापन है। ठीक है, ये सिंपल एग्जॉर्शन तो है, क्योंकि बेईमानी से आपने उत्प्रेरित तो किया ही है, और उसके आधार पर संपत्ति का परिदान यह भी हुआ है। और चूंकि मृत्यु की धमकी है, मृत्यु की धमकी देकर उद्दापन किया गया है, इसलिए पूर्व की धारा 386 और वर्तमान में 308 सबसेक्शन 6 इसका मामला बनेगा। 6 सही है ना, उसका मामला बनेगा, लेकिन यह उद्दापन द्वारा लूट का मामला नहीं बनना है, क्योंकि वो अपनी धमकी पर तत्काल काम कर ही नहीं सकता। इसलिए एग्जॉर्शन तो है, ये चोरी नहीं है, न न्यासभंग है, न दुर्विनियोग है, और न छल है। भाई संपत्ति के परिदान से संबंधित इतने ही अपराध हैं, नो डाउट रिश्ती या मिसचीफ ये भी संपत्ति से संबंधित अपराध है, लेकिन उसमें संपत्ति के संबंध में आपके द्वारा कोई ऐसा काम किया जाता है जिसके कारण से वो संपत्ति या तो अनुपयोगी बन जाती है, या उसके उपयोग पर कोई क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, या फिर उसके मूल्य में कमी आती है। आप लेते कुछ भी नहीं है। जहां तक लेने का सवाल है वो तो छल, न्यासभंग, दुर्विनियोग, चोरी और उद्दापन, और मोटा मोटा अगर फर्क करें इन सब में, तो आपको कई बार हमने कहा है कि मोटा मोटा आप अंतर हमेशा इस तरह देखें कि क्या अपराधी ने स्वयं संपत्ति में गति पैदा की, अर्थात उसे लिया है। अगर यह दिख रहा है कि अपराधी ने स्वयं संपत्ति को लिया है, तो फिर प्रश्नगत अपराध चोरी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। चोरी के अलावा कुछ नहीं हो सकता, मीनिंग देयर बाय आगे वो लूट में जा सकता है, लूट में जा सकता है, लेकिन फिर वो चोरी द्वारा लूट यही होगी। अगर लूट होगी भी तो अगर एग्रावेटेड फॉर्म भी आ जाए चोरी की, तो वो चोरी से लूट बनेगा। और अगर अपराधी ने स्वयं संपत्ति दी है, तो फिर दो बातें हो सकती हैं। सॉरी, अपराधी बोल गए, यदि पीड़ित व्यक्ति ने स्वयं संपत्ति दी है, तो फिर दो बातें हो सकती हैं, या तो न्यासभंग है, या तो न्यासभंग है, और या फिर उद्दापन है। फर्क यहां आएगा, न्यासभंग में अपनी इच्छा से देगा, अपनी इच्छा से देगा, और उद्दापन में उसे क्षति करने के भय में साशे डाला जाएगा। और जहां तक छल का सवाल, देगा वहां भी अपनी इच्छा से, लेकिन वहां धोखा देने के आशय से उसे कपट वंचित यह किया जाएगा। उसे सही स्थिति का वर्णन या सही स्थिति का भान यह नहीं होने दिया जाएगा, और लगभग स्थिति वो होगी जिसे आप सामान्य भाषा में ठगी कहते हो। सामान्य भाषा में, आईपीसी या बीएनएस की भाषा में वो ठगी नहीं है, क्योंकि आईपीसी या बीएनएस की भाषा में तो ठग एकदम अलग बात है। हां, यह सही है कि आम बोलचाल की जो भाषा है उसमें आप जिसे ठगी का संव्यवहार कहते हो, उसे कानून की दुनिया में
छल इस नाम से जाना जाता है। तो तीन बातें हो सकती हैं, ऐसा भी मान सकते हैं कि यदि पीड़ित ने स्वयं आपको संपत्ति दी है तो मसला या तो छल का है या न्यासभंग का है और या फिर उद्दापन का है। अब इन तीनों में डिमार्केशन करना है तो उद्दापन क्षति के भय में पड़ कर देगा, न्यासभंग में अपनी इच्छा से देगा, उसके सामने किसी प्रकार की कोई विवशता या मजबूरी होगी नहीं। और जहां तक छल का सवाल है, उसे कपट वंचित किया जाएगा धोखा देने के आशय से, और स्थिति ऐसी होगी जिसे एक लाइन में कहा जाए तो यूं कहा जाएगा कि यदि उसे सत्यता की जरा सी भी खबर होती तो वो कभी नहीं करता जो उसने किया है। अर्थात उसे सत्यता की जरा सी भी खबर होती तो उसने संपत्ति का परिदान आपको कभी नहीं किया होता जो कि उसने कर दिया है। तो छल, रिष्टि, न्यासभंग, उद्दापन, चोरी, ये सब संपत्ति से संबंधित अपराध है। लेकिन इनमें मूल रूप से मौलिक तौर पर कुछ अंतर हैं, वो अंतर ध्यान में रखने चाहिए। और जहां तक संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग का सवाल है, वहां संपत्ति किसी के दिए बिना या किसी के लिए बिना स्वयं व्यक्ति के कब्जे में आ जाती है। तो ऐसी संपत्ति जब आपके पास पहुंचती है तो भी कानून आपसे अपेक्षा करता है, क्योंकि कानून आपको बनाना क्या चाहता है? एक ठीक व्यक्ति। ठीक व्यक्ति उच्चतम तरीके से नहीं, कि मतलब वो ठीक व्यक्ति आपको नहीं बनाना चाहता जो धर्म बनाना चाहता है। धर्म भी आपको ठीक व्यक्ति बनाना चाहता है, ठीक है, धर्म भी आपको ठीक व्यक्ति बनाना चाहता है। और इसीलिए धर्म से नैतिकता का जन्म होता है, और नैतिक व्यक्ति भी ठीक ही होगा, ठीक है। तो धर्म भी आपको ठीक बनाना चाहता है, लेकिन वो अधिकतम ठीक बनाना चाहता है, और कानून आपको न्यूनतम ठीक बनाना चाहता है। तो अगर कोई संपत्ति आपके पास आ गई है जिसके बारे में आप जानते हैं कि आपकी नहीं है, कम से कम आपकी नहीं है, तो आपको ये, ठीक है, प्रतीक्षा करनी चाहिए कि वो जिसकी है वो आप तक पहुंच बनाए या आप उस तक जाओ। और जिसकी संपत्ति है उसने श्रम किया है उस संपत्ति को अर्जित करने में, तो आपको दूसरे के श्रम पर अनुचित समृद्धि हासिल नहीं करनी चाहिए। यही वो सिद्धांत है जिस पर संपत्ति संबंधी सारे अपराध आश्रित होते हैं। कई बार आपसे ये भी पूछते हैं फ्री में कि लोक नीति का वो कौन सा सिद्धांत है जिस पर चोरी, लूट या संपत्ति से संबंधित अपराध आश्रित होते हैं। तो ये लोक नीति का यही सिद्धांत है कि आपको दूसरों के श्रम पर अनुचित समृद्धि हासिल नहीं करनी चाहिए। हासिल तो किसी भी क्षेत्र में नहीं करनी चाहिए, लेकिन कानून कम से कम यह अपेक्षा करता है कि कम से कम चल और अचल संपत्ति इस क्षेत्र में तो दूसरों की, ठीक है, श्रम से अर्जित संपत्ति पर आप अनुचित समृद्धि अर्जित नहीं करें। शेष क्षेत्रों में करें वो आपकी अपनी ही इच्छा है, ठीक है ना। तो आपको मोटे मोटे तौर पर अंतर करने चाहिए, क्योंकि घा खंड में, दृष्टांत घा में आप देखें, कहेगा का या से यह कहकर, का या से यह कहकर संपत्ति अभिप्राप्त करता है कि तुम्हारा बालक मेरी टोली के हाथों में है, यदि तुम हमारे पास 10,000 रुपया नहीं भेज दोगे तो वह मार डाला जाएगा, ठीक है। यह उद्दापन है, लूट नहीं है। अब अगर यह साबित हो पाया कि वाकई उसका बालक
उस टोली के हाथों में था और जबरदस्ती ले जाएगा तो ठीक है, अपहरण या विपहरण जो आना होगा वो भी आएगा। ठीक है, लेकिन सिंपल सिंपल ये 10,000 रुपए की जो मांग है, ठीक है, अगर पूरी की जाती है तो ये उद्दापन ही है, और ये उद्दापन का वो प्रकार है जो पूर्व में 386 में दंडित हो सकता था। ठीक है ना, और या वर्तमान में 308 सबसेक्शन 6 इसमें दंडित होगा। लेकिन ये उद्दापन से लूट नहीं है। बाकी जो कुछ अपराध इस संविधान में बनेंगे उस सबकी अपनी अलग बात होगी, लेकिन यहां ये सिर्फ उद्दापन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो कहता है ये उद्दापन है और इसी रूप में दंड नहीं है। और क्या लिखा ऊपर, का या से यह कहकर संपत्ति अभिप्राप्त करता है। ठीक है, अगर अभिप्राप्त न लिखा होता तो ये उद्दापन का प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि फिर दोनों ओर मामला खुला हुआ है, वो हो सकता 10,000 रुपया दे, हो सकता न दे, क्योंकि ऊपर उसने कह दिया संपत्ति अभिप्राप्त करता है। इसलिए चूंकि लूट उद्दापन से भी होती है, इसलिए उद्दापन को समझने के लिए लूट के दृष्टांत ये भी उपयोगी हैं, और इनके माध्यम से भी आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि जब तक उद्दापन में संपत्ति का परिधान नहीं होगा तब तक वो उद्दापन का प्रश्न है। और अगर यहां देखें तो चूंकि मृत्यु की धमकी देकर, तो पूर्व की 387 और वर्तमान की 308 सबसेक्शन 5 ये आकृष्ट हो रही है। अच्छा, 308(4) होगा, तो हम जब बेयर बोलते हैं तो आप अपना करेक्ट कर ही लेंगे, तो फिर वो 308(6) नहीं बल्कि 308(5) बनेगी। ठीक है, 386 के बारे में जो हमने कहा, तो बेयर हमारे मुंह से पकड़ के मत बैठे, आप अपना क्लियर कर लें। हमारा काम कॉन्सेप्ट देना है, हमारा काम बेयर आपको याद करके सुनाना नहीं है। ठीक है, हालांकि कई बार आप लोग हमारा टेस्ट लेते रहते हैं सवाल पूछकर कि थोड़ा ये बताइए, थोड़ा वो बताइए, और वही बात है ना कि आप में जिज्ञासा का भाव हो तो बताते मजा आता है, और जैसे ही हमें लगता है कि हमारा एग्जाम लिया जा रहा है वैसे हम कह देते हैं हमें मालूम ही नहीं है, हमें क्या मालूम होगा कुछ। तो कुल मिलाकर आप उद्दापन इसे समझने के लिए ये लूट के दृष्टांत इनका भी उपयोग करेंगे, और ये हम बार बार इसलिए जोर दे रहे हैं कि ईश्वर करे और आप कानून की फील्ड में आगे बढ़ें, तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े लोग ये कहेंगे, बड़े बड़े लोग मीनिंग देयर बाय पुलिस के बड़े अधिकारी, पुलिस वाले, कई मजिस्ट्रेट और कई जज, संपत्ति का परिधान नहीं हुआ होगा, वो बताएंगे उद्दापन है, जबकि वो सीधे उद्दापन का प्रश्न है। और कई बार उद्दापन का प्रश्न होगा, ठीक है, और सेक्शन लगा रखे होंगे उद्दापन के। ठीक है, यानी उसने संपत्ति मांगी, उन्हें नहीं दी, उसके बाद भी लगी होगी 386, उसके बाद भी लगी होगी आपकी 384, जबकि बना ही नहीं उद्दापन का सीधे सीधे प्रश्न है, उद्दापन हुआ नहीं, लेकिन फिर भी ये स्थिति रहती है, इसलिए हम इस पर जोर दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका घाखंड यही आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें उद्दापन है, उद्दापन से लूट नहीं है, और चूंकि संपत्ति अभिप्राप्त करता है ये शब्द आ गए, इसलिए उद्दापन है, ऐसा उसने लिखा। आगे तो वही अपराध की गुरुतर स्थितियां, कि जैसे जैसे अपराध की सामान्य परिस्थितियां और गुरुतर परिस्थितियां आएंगी वैसे वैसे दंड बढ़ेगा। कहता है जो कोई लूट करेगा वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। पहले ये शायद 7 था, ठीक है, 7 ईयर था पहले, 7 और 14, सूर्यास्त और सूर्योदय के पश्चात
राजमार्ग पर लूट करेगा तो 14 साल थी और 7 साल थी। अब हो गया जो कोई लूट करेगा वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। और यदि लूट राजमार्ग पर सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच की जाए तो कारावास 14 वर्ष तक का हो सकेगा। ठीक है, इसमें कोई घटोत्तरी बढ़ोतरी नहीं की है, ये 14 का 14 ही है। और पिछला शायद 7 से 10, जहां तक हमें याद पड़ रहा है 7 से 10 हुआ है, कि पहले शायद 7 था अब 10 कर दिया। हम कोई गारंटी नहीं ले रहे, अपना देख लीजिएगा, ठीक है ना। कह रहा जो कोई लूट करने का प्रयत्न करेगा वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो इसमें तो कोई बात है नहीं, प्रश्न तो तभी होगा जब किन्हीं भी कारणों से अपराध पूरा न हो, संपत्ति का परिधान नहीं हुआ, वो डरा नहीं, ठीक है, कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन पूरा नहीं हुआ। और पूरा नहीं हुआ यह भी एक संव्यवहार है, ठीक है। जैसे आपने चोरी, ठीक है, करने के लिए वही कि बक्से में हाथ डाला और बक्से में गहने हैं और सांप भी बैठा है, पड़ा वो गहने की बजाय सांप पे और मामला राम नाम सत्य हो गया, ठीक है। तो अंतिम काम आपने कर दिया था, अंतिम काम कर दिया था। जो नेक्स्ट टू बस उसके बाद चोरी ही थी, क्योंकि जैसे ही गहने अपने लोकेशन से जरा सा भी हटते आपने हटा दिए, ये मान लिया जाता, ठीक है। बाई चांस आपका हाथ सीधे सांप पे पड़ा तो आपका काम असफल हुआ, आप चोरी नहीं कर सके, चलो राम नाम सत्य नहीं हुआ, अस्पताल ही पहुंच गए, ठीक है, अस्पताल पहुंच गए, बाद में ठीक हो गए। बल्कि चलो ऐसे आ जाओ, वो सांप विषैले ही नहीं था, ठीक है, लेकिन दर्द तो हो गई, घाव तो हो ही जाएगा, अस्पताल तो जाओगे। आप फिलहाल चोरी नहीं कर पाए, लेकिन नेक्स्ट टू चोरी काम आपने कर दिया। और प्रश्न की दिशा में बिल्कुल पहला काम, यानी जहां से प्रश्न शुरू हो रहा था, बिल्कुल बस वहीं पर का काम, नेक्स्ट टू जहां पर पूर्ण होना था उससे ठीक पहले वाला नहीं, बल्कि जहां से शुरुआत होनी थी, बिल्कुल बस जस्ट वही काम आपने किया। बक्स तोड़ा, देखा वो तो खाली है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट काम है वो तो कर ही नहीं पाए, जहां पर पूर्णता होनी थी उससे ठीक पहले वाला काम हो ये जरूरी नहीं है। यही डिसाइड किया कि इसमें ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट में माननीय उच्चतम न्यायालय ने, और इसी आधार पर उन्होंने कहा है कि आपने क्या है, चीनी संख्या समझकर खिलाई, ठीक है। तो चीनी होने के कारण वो चीनी के गुणधर्म से युक्त थी, वो संख्या के गुणधर्म से युक्त वो सब्सटेंस, वो पदार्थ था ही नहीं, इसलिए मृत्यु से ठीक पहले वाला काम हो जाए ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपने प्रश्न की दिशा में, ठीक है, आप जो कुछ कर सकते थे वो कर दिया। आप तो इतना ही कर सकते थे कि जिस सब्सटेंस के बारे में आपका यह विश्वास है कि उससे संबंधित व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकती है, उसे उठा करके उसके सामने खाने के लिए रख देते आप, या उसके मुंह में जबरदस्ती आप डाल देते हैं। आप तो इतना ही कर सकते थे, इससे ज्यादा आप क्या कर सकते? चलो संख्या होता तो आपके डालते ही वो मर जाता है। बहुत लोगों ने संख्या खुद खा ली और बच गए, ठीक है। तो आपके डालने से वो मरता, ये कैसे तय है? आपके पार्ट पर जो कुछ संभव था वो तो सिर्फ इतना ही कि आप बस वो सब्सटेंस जिसके बारे में आपका विश्वास है कि उसे प्रशासित करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, उसे संबंधित व्यक्ति पर आप एडमिनिस्टर कर दें
प्रशासित कर दें, आपके बस में तो सिर्फ इतना ही था, वो आपने कर दिया। शेष वो असफल हुआ क्योंकि वो संख्या था ही नहीं, वो तो चीनी थी। लेकिन फिर भी माना यही जाएगा कि प्रकृति के हस्तक्षेप के कारण आप असफल हुए हैं। आपकी ओर से कोई कमी है, ये छोड़ी नहीं गई है, ठीक है। इसलिए आपका कृत्य हत्या के प्रश्न की श्रेणी में ही है, ठीक है। ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने डिसाइड किया था, ठीक है। तो प्रश्न कैसे असफल हुआ, क्यों असफल हुआ, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपका कहता है जो कोई लूट करने का प्रयत्न करेगा वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा, ठीक है। अगला कहता है यदि कोई व्यक्ति लूट करने में या लूट का प्रयत्न करने में स्वेच्छा उपाधि कारित करेगा तो ऐसा व्यक्ति और जो कोई अन्य व्यक्ति ऐसी लूट करने में लूट का प्रयत्न करने से संयुक्त तौर पर से संपृक्त होगा वह आजीवन कारावास या कठिन कारावास है, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा, ठीक है। जो यदि कोई व्यक्ति लूट करने में, और लूट होगी कब, जब चोरी की जा रही थी और चोरी करने के लिए, चोरी करने में, यह चुराई गई संपत्ति को ले जाने में, उपाधि, ठीक है, सदोष अवरोध या मृत्यु कारित की गई है, या उपाधि सदोष अवरोध या मृत्यु का भय यह कारित किया गया है, ठीक है। यानी एक उपहति होगी, ठीक है, जो कि एक मृत्यु तो नहीं कहें क्योंकि मृत्यु तो एक ही होती है, एक उपहति होगी और सदोष अवरोध से यहां मतलब नहीं है, ठीक है। सदोष अवरोध से इस सेक्शन का मतलब नहीं, इसलिए सिर्फ मामला उपहति का बचा। तो एक उपहति है जो चोरी को लूट में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। तो अगर सिर्फ वही उपहति कारित हुई है तो फिर मसला 308 सबसेक्शन, वो सॉरी 309 सबसेक्शन 6 का नहीं है, तब सिर्फ मसला लूट का है, क्योंकि सिर्फ एक उपहति कारित हुई और वो उपहति चोरी को लूट में बदल रही थी। कल हमने आपको उदाहरण दिया था कि जनेऊ में चाबी बंधी है, चाबी नहीं दे रहा, चाबी लेने के लिए उपहति कारित की गई, वो घोर है, कैसी है, क्योंकि घोर उपहति अंततः उपहति तो ही है। तो वो जो उपहति कारित हुई, इसके अलावा कोई उपहति कारित नहीं हुई, तो वो उपहति चोरी करने में कारित हुई या चोरी करने के लिए कारित हुई, इसलिए उस उपहति ने मामले को लूट में कन्वर्ट कर दिया। अब जब लूट होने लगी, यानी द इंजरी, द हर्ट विच वॉज इसेंशियल टू कन्वर्ट द होल ट्रांजेक्शन ऑफ थेफ्ट इनटू रॉबरी, ठीक है, वो कमिट हो गई और अब जो संव्यवहार शुरू हुआ है उसे रॉबरी या लूट का संव्यवहार कहेंगे। और इस लूट के संव्यवहार में, ठीक है, अब कोई फर्दर इंजरी या फर्दर हर्ट ये आए तब मसला 309 सबसेक्शन 6 में आएगा, ठीक है, उससे पहले नहीं आ सकता, फर्दर फिर होनी चाहिए, ठीक है। यही उद्दापन से लूट, वहां भी उपाधि, मृत्यु और सदोष अवरोध की बात वहां भी नहीं होगी, ठीक है। वहां भी यही है कि तत्काल उपाधि, तत्काल सदोष अवरोध, तत्काल मृत्यु, इसकी धमकी देता है और उसी स्थान पर संपत्ति के परिधान के लिए, ठीक है, व्यक्ति को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है और वो संपत्ति का परिधान वहीं कर देता है, बात खत्म हो गई। तो
जो पहली उपहति उसे कारित की गई है उद्यापन करने के लिए, उसने उद्यापन को लूट में बदला, और इसके बाद एक फर्दर इंजरी या फर्दर हर्ट और आनी चाहिए, तब मसला 309 सबसेक्शन 6 में आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता। आपने उपहति कारित की, उसने तब भी संपत्ति नहीं दी, तो बहुत लोग नहीं देते, ठीक है। आपने उपहति कारित कर दी तो लूट का प्रयत्न हुआ ना, लूट का प्रयत्न हुआ, ठीक है। अब लूट का प्रयत्न आपने किया, उसे मारा और उसने संपत्ति नहीं दी, इसी बीच पुलिस आ गई, बस लूट का प्रयत्न ही तो हुआ, इसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। लूट का प्रयत्न करने में उसने उपहति कारित की है, ये नहीं कह सकते, ठीक है। हमने उसे मारा, उसने संपत्ति फिर भी नहीं दी, ठीक है, और फिर हमने उसे और मारा, हमने कहा अच्छा लियो, अब तुम नहीं देते तो लियो, मत दो तुम, और मारा उसे, अब बना के मामला 309 सबसेक्शन 6, ठीक है ना। जब तक लूट का प्रयत्न करने में या लूट करने में उपहति कारित न हो, मसला यहां नहीं आएगा, ठीक है। अगर सिर्फ उतनी ही हर्ट हुई है, और इस पे भी खूब आपका मिसगाइड रहते हैं लोग, और खूब मिसगाइड रहते हैं, इसका प्रमाण यह भी है कि नीचे से कुछ होकर जाता है और अपीलेट कोर्ट में कुछ हो जाता है, तो अपीलेट कोर्ट में क्या कानून कोई बदल जाता है, रहता तो यही है, यहां से गलत करके भेजते हैं, कोई गलत इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्शन ही नहीं है, और कॉन्सेप्शन है नहीं और मानेंगे है नहीं, मान तो सकते ही नहीं, ठीक है, क्योंकि सोच ही यही है कि हम सेलेक्ट हो गए तो अरे साहब हमसे ज्यादा कानून कौन जान देगा, और जबकि कई बार लोगों के मेंशंस देने जा रहे होते हैं तो वो बात करते हैं ना, तो जो सेलेक्ट हैं वो बताते हैं अरे भाई पूछे तो 5 ही सवाल जाएंगे, 5 ऐसे रटो कि जो है वो लिखने को आए तो लिख जाए। अब अगर 5 ही रट के सेलेक्ट हो गए तो आईपीसी में तो 511 धाराएं हैं, ठीक है, तो वो तो कभी आनी नहीं, तो उसमें गलत डिसाइड करेंगे बैठ के अपने आराम से, वही अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट और सारा कुछ चलता रहता है। कुछ और भी रहता है कि मालूम है सही क्या है, लेकिन फिर भी गलत इसलिए डिसाइड कर रहे हैं क्योंकि ट्रेंड ही वही है। अब अगर हमने सही डिसाइड करके छोड़ दिया तो वो पूछेंगे पैसे कितने लिए, ये भी समस्या है। सब ऐसा भी नहीं ना समझ है, मजबूरियां हैं, तो अपना गलत डिसाइड कर रहा है, वो आगे सही होगा होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, जो भी होगा, ठीक है। बहुत बार ठीक वो डिसाइड हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होता है, इसीलिए तुम कहते हैं हिंदुस्तान में जिंदगी में कभी पेंडेंसी खत्म हो ही नहीं सकती, होगी ही नहीं, कभी नहीं खत्म होगी। और इसका एक बड़ा कारण नेपोटिज्म भी है, भाई भतीजावाद, क्योंकि जो वहां जस्टिस बने बैठे हैं उनके भतीजे और भाई से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर यहां से गलत डिसाइड नहीं होगा तो अपील क्या खाक होगी भाई, अपील काय बात की होगी, और जब अपील होगी नहीं तो वो कैसे पैसे लेंगे, ठीक है। तो प्रेशर रहता है कि 302 में जमानत नीचे कैसे दे दोगे, बस लिखा ही है कागज किताब में कि सेशन जज 302 में सत्र द्वारा विचारणीय, किसी लिखा नहीं है वो कि उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय किसी भी मामले में जमानत दे सकेंगे, वो लिखा ही है खाली। बहुत कम सेशन जज ऐसे हमने यहां देखे हैं जो किसी भी मामले में जमानत दे देते थे, अगर होने लायक है तो, होने लायक तो हो तभी देते हैं, नहीं तो नहीं, बाकी सब उन्होंने कहा खारिज 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 हटाओ। इसके पीछे एक कंसिडरेशन ये भी है कि आगे तो होस्टाइल हो ही जाओगे, पैसे ले ही लोगे, मुकदमा तो छूटना ही है, तो इसी तो में जितना रखना है उतना रख लो, ये भी कंसिडरेशन है। तो सारे कंसिडरेशन कानून में चलते रहते हैं और दुनिया ऐसे ही चलती रहती, लेकिन ऐसे ही चलेगी। आप सोचो कोई इसमें
आप बड़ा क्रांति कर दोगे और बड़ा पेंडेंसी खत्म कर दो, तो जीवन में इस जिंदगी में तो नहीं खत्म हो रही, इस जिंदगी में तो नहीं खत्म हो रही। अरे वही बात कि बोले कैलाश नाथ काटजू बोले गृह मंत्री थे भारत सरकार के, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले उनके बेटे, बोले शिवनाथ काटजू बोले हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे, बोले उनके भी बेटे बोले मार्कंडेय काटजू बोले वो सुप्रीम कोर्ट में जज थे। ठीक है, उससे पहले क्या थे, बोले वकालत करते थे। तो वकालत करते थे तो मुकदमे कहां से आते थे भाई, तो मुकदमे तो ऐसे ही आते थे। ठीक है, तो सब ऐसे ही चलता है, लेकिन आप क्लियर रहें। और क्लियर होने का एक नुकसान भी है, आप कुड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे भले विमूढ़, ठीक ना, जिन्हें न व्यापे जगत गति। मूर्ख सबसे खुश है, उसे कुछ पता ही नहीं है, तो वो अपने सबसे प्रसन्न है। अगर आपको ज्यादा पता लग गया तो भी कुड़ेंगे आप कचहरी में, क्योंकि आपकी कोई सुनेगा ही नहीं। और गलत खुद कह रहे होंगे, बताएंगे तुम्हें लड़ी कहां है। ठीक है, तो इतना क्रोध चढ़ेगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं, कि मुंह पे रखे कभी कि गलत तुम बोल रहे हैं, अब जो है मानेंगे ही नहीं आपकी। और 90% वहां गलत बोल रहा होगा तो तुम अपने करते रहो। ठीक है, वही बात कि राजा का कुआं अकेला था, बाकी जादूगर ने जादू कर दिया, जिसने उस कुएं पानी पिया वो पागल हो गया, पूरा नगर पागल हो गया, केवल राजा ही ठीक था। तो सारे पागल मिलकर कह रहे कि राजा तुम्हारा पागल हो गया, क्योंकि हम लोगों जैसी हरकत तो कर ही नहीं रहा। ठीक है, जब तक हमारे जैसी हरकत नहीं कर रहा तो बस माइनॉरिटी पागल ही है, तो फिर इलाज ही है, फिर पी लो और तुम भी पागल हो जाओ। बोले राजा अब ठीक हो गया, तो वही है स्थिति। लेकिन खैर, आपको क्लियर होना चाहिए और क्लियर रहना चाहिए। तो 309 सबसेक्शन 6 ये कहता है, अब डकैती है, और डकैती और गुरुतर रूप है किसका, चोरी का और उद्दापन का। क्योंकि लूट, इसमें जब संख्या ये ऐड होगी तो ये डकैती बनेगी, और संख्या ऐड होने से जो परिणाम होगा वो परिणाम ये है कि समाज में आतंक का वातावरण ये बनता है। ठीक है, और आतंक के वातावरण के कारण डकैती एक ऐसा अपराध बन जाता है जिसके प्रयोजन से इकट्ठा हुए व्यक्तियों को भी दंडित किया जाएगा। जो डकैती की तैयारी करेंगे उन्हें भी दंडित किया जाएगा। आपने देखा, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी है, उसी को दंडनीय बनाया। ठीक है ना, या और अगर ढूंढेंगे तो कम अपराध मिलेंगे जिनकी तैयारी दंडनीय है। और तैयारी कहते किसको है? ठीक है, हर शब्द की डेफिनेशन जरूर समझनी चाहिए। अगर जब तक आपको डेफिनेशन हर चीज की समझ में नहीं आती है, तब तक सही अर्थों में काम ये समझ में नहीं आता। तैयारी का अर्थ है उन साधनों का एकत्रीकरण जो साधन किसी भी काम को संपादित करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। ठीक है, जब तक उन साधनों का एकत्रीकरण होता रहता है तब तक तैयारी ही चलती है, और जब उन साधनों का उपयोग यह प्रारंभ होता है, वहां से प्रश्न शुरू हो जाता है। अब यह उपयोग जैसे ही प्रारंभ हुआ वैसे ही प्रश्न शुरू हो गया, और यह उपयोग एक सीमा तक जाएगा, तब काम पूरा होगा। और उससे ठीक पहले रुक गया तो भी ठीक है, काम अधूरा रह गया, अर्थात प्रयत्न हुआ काम करने का, और तैयारी के बाद ठीक पहला काम किया गया और काम अधूरा रह गया तो भी यही कहा जाएगा काम कर, ठीक है, काम करने का प्रयत्न हुआ। और काम की पूर्णता का ये जो अधूरापन है, ये जब प्रकृति के कारण होता है, प्राकृतिक कारणों से होता है, तब यह कहा जाता है
कि आपने काम का प्रयत्न किया कानून की भाषा में और आप दंडनीय हो जाते हैं, क्योंकि काम कभी भी दंडनीय स्वयं में नहीं है। ठीक है, हमेशा आपकी भावना यही काम को दंडनीय बनाती है। ठीक है, यही स्थिति सभी कामों के लिए होती है। जैसे कहते हैं ना, कृत्य में हिंसा नहीं है, हिंसा आपके भाव में है। अगर आप किसी को सिर्फ दुख देने के लिए, किसी को सिर्फ कष्ट देने के लिए, या यूं कहें आप सिर्फ अपने आनंद के लिए किसी को मार रहे हैं, अब है हिंसा। ठीक है, इसके अलावा आप किसी को मार रहे हैं तो वो हिंसा नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि फिर उसका मरना आपके हाथ से भगवान ने निर्धारित कर रखा है, इसलिए आप उसे मार रहे हैं। जैसे युद्ध में सैनिक दूसरों को मारते हैं, ठीक है, तो उन्हें कोई पाप थोड़ी लगता है, लगेगा भी नहीं। तो ऐसे ही कानून में है कि कृत्य में कोई बुराई नहीं है, भाव में बुराई है, भाव में। इसीलिए कहते हैं एक्टस रियस नहीं होता, मेंस रिया। ठीक है, ये कृत्य को दोषपूर्ण बनाती है। आपका एक्टस रियस होता ही नहीं, कृत्य में स्वयं कोई दोष हो ऐसा नहीं होता। लेकिन डकैती में स्थिति अलग है। डकैती चूंकि आतंक पैदा करती है समाज में, कई सारे लोग मिलकर लूट कर रहे हैं, और लूट ऐसा एक्सटॉर्शन या ऐसी चोरी है जो अराजकता की स्थिति की सूचना देती है। ऐसा लगता है मानो कोई स्टेट नाम की चीज ही नहीं है, कि जो चाह रहा है, जिसे चाह रहा है उपहत्या की धमकी दे रहा, मृत्यु कारित कर रहा, सदोष अवरोध कर रहा, उसकी संपत्ति लिए ले रहा, मानो स्टेट, ठीक है, ये अस्तित्व में ही नहीं है। इसलिए लूट डकैती ये गंभीर अपराध माने जाते हैं। हत्या तो है ही है, हत्या तो है ही है अपने में, लेकिन डकैती भी गंभीर अपराध माना जाता है, क्योंकि इससे आतंक का वातावरण समाज में बनता है, और इसके प्रयोजन से एकत्र होना भी इसे दंडनीय बनाता है। तैयारी अगर आप कर रहे हो, डकैतों की टोली इसके सदस्य हो, तो भी आप दंडित किए जाओगे, और कठोर दंड है। पहले 399, 400, 401, 402 ये सारे सेक्शन थे, अब यहां आ गए होंगे। तो देखें डकैती क्या कहता है। कहता है जबकि 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं, ये जहां की वे व्यक्ति जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं, और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट के किए जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं, कुल मिलाकर 5 या अधिक हैं, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है, कहा जाता है कि वह डकैती करता है। ठीक है, मदद करता है। तो ये जो मदद करेगा, ये साशय मदद करेगा, और इसकी मदद से लूट का किया जाना सुकर बनेगा। तो जब सुकर बनेगा तो ये दुष्प्रेरक की डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था दुष्प्रेरण की 45 है, 46 है, कितनी है? 45। ठीक है, वहां तीसरा तरीका दुष्प्रेरण का बताता था, जो पहले 107 में बताता था, कि जबकि आप साचय किसी अपराध के होने में सहयोग करते हैं, ठीक है, तो फिर आप सहयोग के माध्यम से दुष्प्रेरण करते हैं। और यह भी कहा गया था कि दुष्प्रेरण के इस तरीके में अपराध का होना जरूरी है। उकसाकर जब दुष्प्रेरण होता है तो अपराध हो न हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दुष्प्रेरक मान लिए जाओगे। लेकिन ठीक है, इस तरीके में, हां, और षड्यंत्र करके जब दुष्प्रेरण आप करते हो तो भी
षड्यंत्र की दिशा में किसी काम का होना या किसी अवैध लोभ का घटित होना यह जरूरी है, काम का पूर्ण होना कतई जरूरी नहीं। लेकिन सहायता इसके माध्यम से जब दुष्प्रेरण होता है तो काम का होना आवश्यक है, होना ही होगा। ठीक है, अगर काम नहीं होगा तो दुष्प्रेरणा नहीं है। यहां लूट के प्रश्न में, ठीक है, अगर आपने मदद दी तो लूट के प्रश्न के दुष्प्रेरक हो गए आप, या लूट हो गई और उसमें मदद दी आपने। तो कहता है वे लोग जो इनफैक्ट लूट करते हैं या इनफैक्ट लूट का प्रयत्न करते हैं, और वे लोग जो इनको मदद करते हैं, और कहां, वहीं उपस्थित रहकर, ठीक है, जहां जिस स्थान पर लूट हो रही है वहीं उपस्थित होकर ये लूट में मदद करते हैं, या लूट के प्रयत्न में मदद करते हैं। और इन मददगारों की और एक्चुअल लूट करने वालों की या लूट का प्रयत्न करने वालों की संख्या, अगर इसको एक साथ मिला दिया जाए तो ये संख्या 5 या 5 से अधिक हो जाती है। तो लूट के इस प्रश्न को भी डकैती कहेंगे, और इस लूट को तो डकैती कहेंगे ही कहेंगे। इसका मतलब यह हो गया कि चोरी जब विशेष तरीके से की जाए, उद्दापन जब विशेष प्रकार से किया जाए तो वो लूट बन जाता है। और लुटेरे जब 5 हो जाए और 5 लुटेरे मिलकर चाहे लूट करें और चाहे 5 लुटेरे मिलकर लूट का प्रयत्न करें, या 3 लुटेरे लूट करें, 3 लुटेरे लूट का प्रयत्न करें और 2 उन्हें मदद करें, या इससे ज्यादा लूट करें, इससे ज्यादा मदद करें, तो मसला डकैती का ही बनता है। इसका मतलब डकैती मूल अपराध नहीं है, लूट को ही डकैती कहा जाएगा। अगर वो लूट कुछ गुरुतर परिस्थितियों में, कुछ एग्रावेटेड सर्कमस्टांसेस में की जाएगी, और वो एग्रावेटेड सर्कमस्टांस क्या है कि जो एक्चुअल डूअर हैं या जो एक्चुअल डूअर्स के हेल्पर हैं, उन सबकी संख्या कुल मिलाकर 5 या 5 से अधिक हो रही है, तब मसला डकैती का माना जाएगा। ठीक है, और अगर आपने डकैती की तो आप जो दंड पाएंगे, वो कहता है जो कोई डकैती करेगा वो आजीवन कारावास या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा। लेकिन जरूरी ये है कि ये सारे, कहता है कि प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट किए जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं। ठीक है, यानी दुष्प्रेरक उसी स्थान पर होना चाहिए, उसी स्थान पर रहकर वो मदद करे। दुष्प्रेरक जो मदद करने वाले लोग हैं वे उसी स्थान पर हों, जो लूट कर रहे होंगे, लूट का प्रयत्न कर रहे होंगे, वो तो वहां पर होंगे ही होंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, लूट के संव्यवहार में उनकी भूमिका क्या है यह अलग बात है, लेकिन लूट के स्थान पर मौजूद होंगे। ठीक है, एक घर के बाहर खड़ा है, एक घर के अंदर लूट रहा है, तो घर में लूट हो रही है। ठीक है, घर के कमरे में लूट नहीं हो रही। यह नहीं कहा जाएगा कि जहां अलमारी रखी, जहां गहने निकाले जा रहे वहीं पर लूट हो रही, नहीं, घर में लूट हो रही, बैंक में लूट हो रही। ठीक है, तो उस पूरे बैंक में कहीं पर भी उनकी सिचुएशन है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन वहीं वो तो होंगे ही होंगे जो एक्चुअल लूट कर रहे होंगे या लूट का प्रयत्न कर रहे होंगे। जो मदद कर रहे हैं वे वहीं उपस्थित हों। अगर मदद करने वाले कहीं और हैं तो ठीक है, फिर ये लूट ही रहेगा, डकैती नहीं बनेगा। ठीक है ना, वहीं उपस्थित होकर मदद करें, और फिर संख्या कुल मिलाकर 5 या 5 से अधिक हो जाए तो मसला डकैती में जाएगा, और जो कोई डकैती करेगा वह आजीवन कारावास है या कठिन कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा उससे दंडित किया जाएगा। ये यहां तक बात निपटी। जो मसला वहां 395 तक आईपीसी में होता था, क्योंकि वहां तब डकैती की डेफिनेशन 391 में थी,
और 10/390 जहां लूट परिभाषित थी उसके बाद थी। अब इन्होंने लूट 309 में कर दिया और जो 392 वो सॉरी 392 393 394 था, ठीक है, उसको इन्होंने 390 कह रहे 309 सबसेक्शन 2 3 4 ये कर दिया। 391 जो था वो कितना हो गया 310 और डकैती से संबंधित सारे प्रोविजन एक जगह पर ये 310 में ले आए। तो शेष चर्चा डकैती पर कल करेंगे। देख